आदित्य L1। स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज़ आ रही है ऑनलाइन में? चलिए, तो देखिए ये सन की स्टडी के लिए सूर्य के अध्ययन के लिए हमारा ये एक सैटेलाइट है, उपग्रह। तो हम ये स्टडी करना चाहते थे कि जब सोलर इक्लिप्स पड़ता है या फिर सन जो है वहाँ पर कौन सी गैसें से किस तरह से रिएक्शन चलती हैं, सारी चीज़ों के लिए। तो इसकी घोषणा करी थी कि हम सूरज के लिए एक मिशन भेजेंगे और सूरज का पर्यायवाची होता है आदित्य, इसीलिए मिशन का नाम हमने क्या रखा, आदित्य, है ना, आदित्य L1। इसकी घोषणा जो करी थी, डिक्लेरेशन हुआ था इसका 10 नवंबर 10th of November 2008। इसरो उस समय जो अध्यक्ष थे G माधवन नायर, इन्होंने इसकी घोषणा करी थी। तो आदित्य L1 एक छोटा सैटेलाइट है, ठीक है, और जब कंप्लीट सोलर इक्लिप्स पड़ता है या पड़ेगा तो ये स्टडी करेगा। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, उस समय ये स्टडी करेगा कि जो सन है, सन से किस तरह की गैस का इमिशन होता है और उसका हमारे वायुमंडल पर, एटमॉस्फेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है सन रेस का। सन रेस का हमारे एटमॉस्फेयर पे, क्योंकि देखिए अगर सन रेज ना पड़े तो ओजोन की लेयर बनेगी ही नहीं। ओजोन, ऑक्सीजन से जो ओजोन बनती है वो भी सन रेज से बनती है, ऐसे नहीं बनेगी ओजोन की लेयर। तो सन की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। और क्या स्टडी करना है, सन के चारों तरफ का जो भाग होता है, जो चमकीला भाग दिखाई देता है, उसको कोरोना कहते हैं, कोरोना। इसकी स्टडी करनी, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा स्वदेशी प्रोजेक्ट है, इंडिजिनस। इसमें किसी भी विदेशी पेलोड या उपग्रह को हम नहीं लेकर गए हैं। हम इसमें 7 ऑपरेटर्स लेकर गए हैं, 7 चीज़ें लेकर गए हैं, ठीक है। और ये हमने छोड़ा था 2 सितंबर 2023 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से हमने इसको छोड़ा था, ठीक है। और ये जिस ऑर्बिट में पहुंचना था, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, उस पॉइंट को हमने नाम दिया है L1। अभी दिखाएंगे L1 क्या है। वहाँ पर ये पहुँचा है हमारा 6 जनवरी 2024। जहाँ तक हमें इसे भेजना था वहाँ ये पहुँच चुका है। तो अब देखिए स्टडी कैसे करनी। ये है सन, जबकि साइज़ बहुत बड़ा है लेकिन हम इस पे उतना बड़ा नहीं बना सकते। उसके कंपैरिजन में यह है आपकी अर्थ। अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। दोनों के बीच का एक ऐसा पॉइंट ढूंढा गया जहां पर ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं।
यानी यहाँ पर अगर कोई चीज़ रख दे तो ना उसको सूरज खींचेगा और ना ही पृथ्वी खींचेगी, और उसको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी यहाँ पर रुकने के लिए। तो जिस साइंटिस्ट ने इस पॉइंट की खोज करी थी उन्हीं के नाम पर इसका नाम है लॉन्गरेंज पॉइंट, एल। और इस तरह के उन्होंने 4 पॉइंट्स ढूंढे थे, तो इसको L1 पॉइंट नाम दिया गया है। और जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इस पॉइंट को, उनका नाम था लैग्रेंज। और इस तरह के उन्होंने 4 पॉइंट खींचे। एक ये है, ये आपका L1 हो गया। जैसे इसी तरीके L2 भी खोजा है उन्होंने, L2 भी खोजा हुआ है उन्होंने। तो इस तरीके से 4 पॉइंट उन्होंने, और इसमें से L1 सबसे पास में है, जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर, इतनी दूरी पर ये। तो हमने अपना सैटेलाइट छोड़ा, आदित्य, L1 नाम रखा क्योंकि उसको हम कहाँ पर भेजने जा रहे थे, L1 पॉइंट पे। और ये जनवरी में यहाँ पर पहुँच चुका है। देखिए इसके बारे में दिखाते हैं आपको। आदित्य L1 मिशन। ये देखिए इसमें आदित्य L1 मिशन, ये देखिए इसमें L1, L2, L3, L4 और L5 एक और पॉइंट भी दिया हुआ है जहाँ से हम लोग सन का स्टडी कर सकते हैं। ये दिख रहा है, एक अर्थ है, ये अर्थ है, ये सन है, उसके बीच में L1 पॉइंट। ठीक है, ये है आपका L1 पॉइंट। इसके अलावा आपको देखिए ये L1 हो गया आपका, ये देखिए L2 पॉइंट है आपका, ये L3 पॉइंट है, L4 पॉइंट है, और एक और है आपका L5। इन जगहों पर कोई भी सैटेलाइट छोड़ा जाएगा तो ना तो सन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ना ही अर्थ अपनी तरफ, तो वहाँ बैलेंस में रहेगा वो, और वहाँ से सन की स्टडी हो जाएगी। और इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा। आदित्य तो सूर्य को कहते हैं, उसकी पर्यायवाची होता है, और L1 पॉइंट पर हमने भेजा है, और ये 6 जनवरी को यहाँ पहुँच गया है। और इसमें हमें स्टडी करनी है सन की स्टडी, सन पे कौन सी गैसेस निकलती हैं, जब सोलर इक्लिप्स पड़ता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी स्टडी करने के लिए ये यहाँ पर भेजा गया है। यानी कब स्टडी करेगा, जिस समय सोलर इक्लिप्स पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए सारे। और जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, लैग्रेंज, उन्हीं के नाम पर इसका नाम लैग्रेंज पॉइंट रखा गया, और शॉर्ट में इसको L कहते हैं। ये था आपका आदित्य L1 मिशन। इसी तरह का एक मिशन नासा ने भी छोड़ा था, और अभी नहीं 1995 में उसने भी अपना सैटेलाइट छोड़ा था। 1995 में नासा, इसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर L2 पॉइंट पर, ये जो दूसरा वाला पॉइंट दिख रहा है L2, इस पॉइंट पर अपना सैटेलाइट भेजा। L2 पॉइंट ये दिख रहा है आपको, दूसरा वाला L2,
यहाँ पर हमने L1 वहाँ पर भेजा और उसने L2 1995 में ही भेजा था। और उस मिशन का नाम था, उस सैटेलाइट का नाम था सोहो, SOHO, सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ये नासा ने बहुत पहले ही भेज चुका है और वो भी वहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा का मिशन हो गया आपका, मंगलयान मिशन हो गया, है ना। और अब आपका एक हमने आदित्य L1 मिशन भी बता दिया। उसके अलावा क्या है, हमने एक क्या कह सकते हैं, उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। तो एक टेलीस्कोप तो है हम पृथ्वी से देखें किसी चीज़ को, लेकिन जब हम पृथ्वी से किसी चीज़ को देखते हैं तो रास्ते में एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, हमको साफ चीज़ें नहीं दिखती हैं। इसीलिए अमेरिका ने एक हबल टेलीस्कोप कहाँ रखा हुआ है, स्पेस में ही। उसी तरह का एक टेलीस्कोप हमने भी छोड़ा है। हमने पृथ्वी से थोड़ी दूरी पर हमने एक अपना टेलीस्कोप छोड़ा है जो यहाँ से लगभग 650 किलोमीटर दूर है। उसको हमने नाम दिया है एस्ट्रोसैट मिशन। तो हमारा अगला मिशन है जो टेलीस्कोप से जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोसैट मिशन। एस्ट्रोसैट मिशन ये और कुछ नहीं है, एक टेलीस्कोप है। और इसको कहते हैं मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। तो इसको हमने छोड़ा था 28 सितंबर 2015। ठीक है, और जिस रॉकेट से छोड़ा उसका नाम है PSLV C30। PSLV C30 से 28 सितंबर 2015 को हमने जो है अपना टेलीस्कोप छोड़ा था एस्ट्रोसैट मिशन के तहत। ठीक है, और इसका काम था जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती, खगोलीय पिंड, दूर दूर पर जो ग्रह उपग्रह हैं उनकी स्टडी करना। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, खगोलीय पिंडों की अध्ययन, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो भी दूर हैं उनका अध्ययन करता है। और इसको पृथ्वी से 650 किलोमीटर डिस्टेंस के ऑर्बिट में रखा गया है। 650 किलोमीटर डिस्टेंस का ऑर्बिट है, उसमें इसको रखा गया है। इसका वैसे तो लाइफ जो था 5 इयर्स था, लेकिन ये अभी भी काम कर रही है। लाइफ कितनी थी इसकी टेलीस्कोप की, 5 इयर्स, लेकिन ये अभी भी काम कर रही है। आज 10 साल 9 साल हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी काम कर रही है। ठीक है ना। ये तो इसी तरह का टेलीस्कोप बहुत पहले ही 1990 में अमेरिका ने भेज चुका है। उसका नाम है हबल टेलीस्कोप। नाम सुना होगा आपने। ठीक है, पहले हम अपना वाला दिखा देते हैं, एस्ट्रोसैट आपको दिखाते हैं। ये देखिए आदित्य L1 है आपका, ये इस तरह का सैटेलाइट है ना, जो अर्थ और सन के बीच में आपका ये छोड़ा गया है।
ठीक है। अगला देखिए, आपको एस्ट्रोसैट दिखा देते हैं अपना। ये हमारा एस्ट्रोसैट है, ये एक टेलीस्कोप है ना। ये हमारा एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोलॉजी के लिए एक सैटेलाइट, दोनों को जोड़ दिया तो क्या नाम रखा गया, एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोलॉजी का सैटेलाइट। ये कुछ नहीं है, एक दूरबीन है समझ लीजिए, जिससे हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला हबल टेलीस्कोप आपको दिखाते हैं। ये 1990 में अमेरिका ने भेजा था। ये देखिए हबल टेलीस्कोप। तो पृथ्वी से क्यों नहीं देखा गया? पृथ्वी से यही दिक्कत है कि एटमॉस्फेयर की वजह से डिस्टर्बेंस होता है। तो हम एटमॉस्फेयर से ऊपर जाकर जब कोई चीज़ देखते हैं तो दूर तक की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब हम लोग को एटमॉस्फेयर की वजह से ही तो जो तारा है, जो स्टार होता है, झिलमिल झिलमिल दिखाई देता है, क्योंकि उसका लाइट रुक रुक कर हमारे पास पहुंचता है। इसीलिए इस तरह के टेलीस्कोप को, ये है आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। ये इसको लॉन्च किया नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इसको किसने किसने मिलकर लॉन्च किया था? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इसको पृथ्वी की सतह से 559 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऑर्बिट पे रखा गया। 559 किलोमीटर डिस्टेंस के ऑर्बिट पे इसको रखा गया है, जो कि आपका लियो कहलाता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। पीछे ऑर्बिट पढ़ाए थे मैंने, है ना। ये आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट है और इसको भेजा गया था आपका 25 अप्रैल 1990। जी, लगभग तब से इसने 3000 के आसपास बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करी है, 3000 से ज़्यादा। तो अब उस समय देखिए 90s में जब भेजा गया था तो जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी सी कम अच्छी थी, मतलब उस समय के हिसाब से थी। आज उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसको हटाया नहीं गया है, बल्कि इसको तो हमेशा जो है, इसमें का जो भी चीज़ पार्ट ख़राब हो जाता है उसको जाकर वहाँ चेंज कर देते हैं। लेकिन अभी एक और नया टेलीस्कोप फिर भेजा गया है अमेरिका के द्वारा ही, और वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है ना, इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये भी अभी काम करता रहेगा, 2030 तक या 40 तक ये काम करेगा, और इसको बार बार रिपेयर कर दिया जाता रहा है, ऊपर इसकी रिपेयरिंग हो जाती है। लेकिन अब इससे भी शानदार टेलीस्कोप बनाया गया है और उसको भी भेज दिया गया है, और वो अगला टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है ना। ये
इसको लॉन्च किया गया है आपको 25 दिसंबर 2021, ये तब भेजा गया। इस बार इसमें नासा भी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी है और 15 अदर कंट्रीज़, इन्होंने मिलकर इस पे काम किया है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और 15 अन्य देशों ने मिलकर इस पे अब की बार काम किया है। और इस टेलीस्कोप को जिस पॉइंट पे रखा गया है वो है आपका L2। मैंने अभी पॉइंट बताया ना सब आपको, उसमें से L2 पॉइंट पे इसको रखा गया है, L2 पॉइंट पे, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट 2। ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। कैसी है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप। ये इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है आपकी, ठीक है। तो हमारी जो है एस्ट्रोसैट है, अमेरिका की जो थी वो हबल टेलीस्कोप थी अमेरिका की, और अब उसी को रिप्लेस करके उससे भी हाई फ्रिक्वेंसी की भेज दी गई है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, ये सारे मिशन हो गए सैटेलाइट्स जिसमें हमने देख लिए। अब हमने बताया था कि जो भी आपका स्पेस प्रोग्राम होता है उसमें ज़रूरत पड़ती है एयरक्राफ्ट की, स्पेसक्राफ्ट की, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। दूसरा होता है रॉकेट, तीसरा होता है लॉन्च पैड। तो हमने लॉन्च पैड आपको बता दिए थे, सैटेलाइट बता दिए। अब हम देखेंगे वो रॉकेट टेक्नोलॉजी, है ना, जिसमें इंजन्स लगते हैं, क्रायोजेनिक इंजन, उस लॉन्च व्हीकल को अब हम पढ़ेंगे, है ना। तो अब हमारा काम है नाम सुनते हैं अभी तक GSLV, PSLV, ये सब क्या है, इनको अब हम पढ़ते हैं। तो लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, यानी वो रॉकेट जिससे हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं, और जब उस पर सैटेलाइट की जगह हम बॉम्ब रख देते हैं तो वही मिसाइल बन जाता है, और कुछ नहीं है। रॉकेट के आगे बॉम्ब रख दीजिए, मिसाइल बन जाएगा, है ना। आइए, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, प्रक्षेपण यान तकनीकी, प्रक्षेपण यान तकनीकी, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो हमने बताया था कि स्पेस प्रोग्राम में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्पेस क्राफ्ट, जिसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं या प्रोब कहते हैं, उसको स्पेस में ले जाने वाला रॉकेट, और लॉन्च पैड। 3 चीज़ें हमने बताई थी। ये आपका हो जाता है स्पेस क्राफ्ट, ये हो जाता है लॉन्च व्हीकल, ये हो जाता है लॉन्च पैड। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। स्पेस क्राफ्ट में ही इसी को हम या तो सैटेलाइट बोलते हैं या प्रोब बोलते हैं, और इसी पर न्यूक्लियर बॉम्ब रख दिया जाए तो यही मिसाइल बन जाएगा आपका, और कुछ नहीं है। इसी के ऊपर जो रखा हुआ है ना, इसी को मिसाइल, इस पर बॉम्ब रख दीजिए। अगर वो बॉम्ब नॉर्मल है तो नॉर्मल हो गया, और न्यूक्लियर बॉम्ब रख दिया तो न्यूक्लियर मिसाइल कहलाएगी, और कुछ थोड़ी नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाहें, यहाँ पर अगर आप सुतली बम रख देंगे तो नॉर्मल मिसाइल, और न्यूक्लियर बॉम्ब रख देंगे तो कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियर मिसाइल, और कुछ नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है। हमको क्रायोजेनिक इंजन देने से जो मना किया गया था रशिया के द्वारा, इसीलिए तो, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन से हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना सकते थे, है ना। तो वो अमेरिका कह रहा था कि नहीं, अगर भारत को आप देंगे GSLV के रूप में क्रायोजेनिक इंजन तो वो हो सकता है मिसाइल भी बना ले, तो इसलिए उसने रोक लगा दी थी। फिर हमने अपना खुद का, है ना, प्रोग्राम चलाया और सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी। अब देखिए, तो पहला हमने ये देख लिया जिसमें हमने बहुत सारे सैटेलाइट देखे। मंगल मिशन में मंगल सैटेलाइट था, समझ लीजिए इस तरह। अब हम देखेंगे
लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। जी, तो लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में जो ये होता है, ये एक तरह का इंजन होता है और कुछ नहीं। गाड़ी में इंजन लगा होता है, इंजन से ही तो गाड़ी आगे बढ़ती है ना, है कि नहीं? ये क्या है? एक तरह का इंजन और कुछ नहीं है। और इसमें एक इंजन नहीं यूज़ होता है, 3, 4, 5। एक इंजन में पता चला कोयला भरा हुआ है, दूसरे इंजन में पता चला पेट्रोल भरा हुआ है, तीसरे इंजन को चलाने के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक एक इंजन काम करता जाएगा और गिरता चला जाता है। तो ये और कुछ नहीं है, ये एक तरह का इंजन है, क्योंकि जब तक इंजन नहीं होगा कोई गाड़ी कैसे चलेगी? तो अगर ये इसको लेकर जाना है तो इसमें इंजन यूज़ होगा। इंजन में 2 तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। एक कहलाता है एयर ब्रीदिंग इंजन, एयर ब्रीदिंग इंजन। दूसरा कहलाता है नॉन एयर ब्रीदिंग इंजन। देखिए, इंजन को चलाने के लिए उसमें कोई ना कोई फ्यूल डाला जाएगा, ईंधन, और ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई इंजन, जैसे आपकी गाड़ी का जो इंजन है, वो कार्बोरेटर के थ्रू बाहर की हवा से ही ऑक्सीजन ले लेता है और जल जाता है। हम लोग की गाड़ियों में जो इंजन होते हैं, आपकी स्कूटी में जो इंजन होगा, वो इंजन जो है एयर ब्रीदिंग इंजन है। वो क्या करता है? पेट्रोल को जलाने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से ले लेता है? बाहर से। कहते हैं ना, कार्बोरेटर में कचरा आ गया, फिर सफाई करी जाती है, ये सब क्या है? तो इसीलिए आप लोग की गाड़ी में एयर फिल्टर लगा होता है। वो एयर क्या करता है? फिल्टर करके अंदर भेजता है, उसमें से ऑक्सीजन लेकर पेट्रोल को जलाकर गाड़ी चलने लगती है। तो हम लोग की गाड़ियों में जो इंजन है वो कैसे हैं? एयर ब्रीदिंग इंजन। यानी कि ये वो इंजन होगा जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करेगा और अपने फ्यूल को जलाएगा। लेकिन ये बताइए, एक ऊंचाई पे जाने के बाद ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, तो वो अपना ऑक्सीजन खुद लेकर जाएगा साथ में। तो वो वाला इंजन क्या कहलाएगा? नॉन एयर ब्रीदिंग इंजन, है ना भाई। यहाँ पर हमको चलाना है, मान लीजिए ये आप ये सोचिए, आप स्कूटी यहाँ पे चला सकते हैं। अगर आप चंद्रमा पर अपनी स्कूटी चलाने लगे तो ये वाला इंजन वहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं। समझ गए? तो 2 तरह के इंजन होते हैं। एक इंजन क्या है? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की ऑक्सीजन को यूज़ करता है, क्योंकि किसी चीज़ को जलने के लिए, देखिए, इंजन चाहे जो हो, दोनों में ही यूज़ होगा ईंधन, फ्यूल। चाहे लकड़ी और कोयला भी जलाना हो तो बिना ऑक्सीजन के बुझ जाएगा कि नहीं बुझ जाएगा? आप मोमबत्ती भी जलाते हैं और उसको ढक दीजिए, ऑक्सीजन के बिना बुझ जाएगा। तो एयर ब्रीदिंग इंजन वो होता है जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करता है। कंबस्शन के लिए, क्योंकि बिना इसके चलेगा नहीं। कोई भी इंजन हो, पेट्रोल आपका गाड़ी में है, वो ऐसे नहीं चलेगा, है ना, जब तक उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए नहीं मिलेगा। और दूसरा होता है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एयर ब्रीदिंग इंजन, इसका है एक रैमजेट, इसीलिए आप देखते होंगे जो जेट वाले वायुयान होते हैं वो नीचे ही उड़ते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते, क्योंकि ऊंचे चले जाएंगे तो उनमें जो इंजन होता है वो इंजन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते। रैमजेट, स्क्रैमजेट, और टर्बोजेट। टर्बो जेट, तो जितने भी आपके जेट उड़ते हैं वो, है ना, ये आपके युद्ध वाले, वो सब में यही इंजन लगे होते हैं, रैमजेट। और इसीलिए उनको जेट कहा जाता है, क्योंकि वो स्पीड उनकी साउंड की स्पीड के बराबर हो जाती है, तो स्पीड जेट। इसमें क्या होता है कि जब इंजन जलता है तो हम लोग की स्कूटर में तो हम लोग एक्सीलेटर लेते हैं, है ना, लेकिन इन सब में क्या होता है, जो आपने रॉकेट देखा होगा जो आप पटाखे में जलाते हैं, तो उसमें और वो ऊंचाई पे जाने के लिए कैसे यूज़ करता है, पीछे को गैस छोड़ता है।
तो इन सब में क्या होता है, जेट की तरीके से गैसेस पीछे को निकलती हैं और उसमें रिएक्शनरी फोर्स के रूप में वो रॉकेट को आगे ले जाता है। इसी तरह तो आपका दीपावली वाला रॉकेट भी ऊपर को जाता है ना, वो पीछे को गैस छोड़ता है तेजी से और उसके बदले में वो ऊपर चला जाता है। इन सब में वही होता है, इन सब में वही होता है, रैमजेट, स्क्रैमजेट और टर्बोजेट। सबसे पहले रैमजेट बना, फिर स्क्रैमजेट बना, फिर टर्बोजेट बना। ये सब एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा ऊंचाई पे जेट को लेके चले जाएंगे तो उसका इंजन बंद हो जाएगा, फ्यूल का कंबस्शन बंद हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जो फाइटर जेट होते हैं उनमें यही सब इंजन लगे होते हैं, फाइटर जेट है ना, उसमें यही सब इंजन लगे होते हैं। दूसरा होता है नॉन एयर ब्रीदिंग इंजन। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं यूज़ करता है बल्कि अपना ऑक्सीडाइज़र खुद लेकर जाता है। तो ये सेल्फ ऑक्सीडाइज़र के साथ चलता है, सेल्फ ऑक्सीडाइज़र। ये अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाएगा। तो अब बताइए, ऑक्सीजन भी लेकर जाना है तो एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना स्पेस एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें। और नॉन एयर ब्रीदिंग इंजन के एग्जाम्पल्स हैं आपके रॉकेट इंजन, तो रॉकेट क्या है? एक इंजन है। रॉकेट इंजन और क्रायोजेनिक इंजन। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है ना? जहां ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो रॉकेट एक ऐसा इंजन है, जब नीचे रहेगा तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन यूज़ करेगा और जब स्पेस में चला जाएगा तो अपनी जो खुद की ऑक्सीजन लेकर गया है वो। तो ये जो है एटमॉस्फेयर के अंदर भी उड़ सकता है और आउटर एटमॉस्फेयर में भी उड़ सकता है। इसीलिए रॉकेट का यूज़ किया जाता है सैटेलाइट को छोड़ने के लिए। ठीक है ना। ये अब जो आपके इंजन होते हैं या जो रॉकेट होता है, हमको मेन यही जानना है, क्रायोजेनिक जो रॉकेट इंजन है और क्रायोजेनिक इंजन, इसी से हम सैटेलाइट छोड़ेंगे। बाकी तो हमारा जेट में यूज़ हो गया ना, उनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना। हमें तो स्पेस के लिए चाहिए रॉकेट इंजन। अब देखिए, जो रॉकेट इंजन होगा या क्रायोजेनिक इंजन होगा, इसमें यूज़ होगा फ्यूल। बिना फ्यूल के तो कुछ चलेगा नहीं। हमारे उसमें पेट्रोल यूज़ होता है। फ्यूल यानी ईंधन। तो रॉकेट के फ्यूल को बोला जाता है प्रणोदक, प्रोपेलेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट, है ना। इनकी खूबी होती है, बहुत तेज़ी से जलते हैं और पूरा जल जाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें बचता नहीं। जैसे पेट्रोल को जलाइए कुछ बचता है, लेकिन कोयले को जलाएंगे तो बचेगा, राख बचेगी ना। इन सब की खूबी होती है, बहुत ही फास्ट बर्न होते हैं। ठीक है ना, ये है। और इसकी वजह से जब तेज़ी से बर्न होते हैं, मान लीजिए इसके अंदर आपका प्रोपेलेंट भरा हुआ है, तो जब ये बर्न होते हैं तो पीछे को गैस बहुत तेज़ी से फेंकते हैं और उसकी वजह से रॉकेट क्या है? आगे की ओर जाता है और कुछ नहीं है ना। उसके पीछे आप रुक भी नहीं सकते हैं। उसके पीछे अगर खड़े हो गए तो फिर आप गए काम से। इतना ज़्यादा ये ऐसे ही उड़ेगा, इसको और कोई तरीका नहीं है फेंकने। ये पीछे को थ्रस्ट फेंकते हैं, बहुत तगड़ा धक्का, थ्रस्ट, और उसकी वजह से फिर ये लगातार गैसेस पीछे को निकलती हैं। कोई भी गैसेस निकल सकती हैं। इसीलिए हम अब एक नया इंजन बना रहे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, क्योंकि यहाँ पर जो गैस निकलेगी उस गैस में तो CO2 भी होगी, वो सारी चीज़ें, कार्बन मोनोऑक्साइड और दुनिया भर की। तो अब तो
इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो हम इसीलिए अब नया इंजन बना रहे हैं जिसमें कि जो है आपका एयर पोल्यूशन ना हो। सबसे ज़्यादा